Good morning. Have a nice day. Today we are going to learn about globe. आज हम ग्लोब के संबंध में अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो फर्स्ट टाइम ग्लोब के संबंध में जानना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है यह टॉपिक। आज का टॉपिक है ग्लोब। तो प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल है। हमारे सामने ये ग्लोब है। इस ग्लोब में हम देखते हैं कि एक आर्क है। आर्क पे हमारा ये जो फुटबॉल जैसा ग्लोब जो है वह टिका हुआ है अपने एक्सिस पे, यानी नॉर्थ पोल के ऊपर आप ये देख रहे हैं और साउथ पोल के ऊपर ये देख रहे हैं। ये पृथ्वी का मॉडल है, जबकि अंतरिक्ष में या कहीं भी इस तरह की आर्क बना हुआ नहीं है। यह स्पेस में स्वतंत्र रूप से पृथ्वी अपनी धुरी पर रोटेशन करती है और पृथ्वी रिवॉल्यूशन करती है। तो आज इस संबंध में हम ज़्यादा जानकारी करेंगे। ग्लोब के माध्यम से हम सभी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। कहाँ कौन सा देश है, कहाँ आपके महासागर हैं, इस संबंध में हमें ग्लोब अच्छी जानकारी देता है, पूरी जानकारी देता है। तो ये ग्लोब जो है ये रोटेट कर रहा है और ग्लोब का ये देखने से, ग्लोब को देखने से लगता है कि क्या ग्लोब का जो शेप है क्या ये फुटबॉल जैसा है? ये प्रश्न उठता है। और ग्लोब में आपने देखा कि वो गोल है। तो क्या हमारा पृथ्वी का आकार जो है वो ग्लोब जैसा है? तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि नहीं, पृथ्वी का आकार फुटबॉल जैसा नहीं है। तो सवाल ये बनता है, तो पृथ्वी है कैसा? द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। और हम ये भी कह सकते हैं, और यह जेन्युइन है, द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोड। अब आप इस संतरे को देखिए। अगर प्रश्न आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आपका जवाब फुटबॉल नहीं होना चाहिए, आपका जवाब ऑरेंज होना चाहिए। क्योंकि आप ये ऑरेंज को देखते हैं, ये ऊपर का जो पोर्शन है और ये नीचे का जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन ऊपर से धंसा हुआ है और बीच का पोर्शन निकला हुआ है। तो पृथ्वी का आकार जो है वह ऑरेंज जैसा है। आइए थोड़ा सा हम डीपली स्टडी करते हैं। एक ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस 6th सेंचुरी बीसी, ग्रीक का एक फिलोसोफर जो है 6th सेंचुरी बीसी में, और लेटर भारत के आर्यभट्ट एंड कोपरनिकस का व्यूज था कि द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। पृथ्वी का जो आकार है वो स्फेरिकल है, वो जियोड है। उन लोगों ने अपना व्यू दिया 6th सेंचुरी बीसी में। आफ्टर 16th सेंचुरी में फर्डिनेंड मैगेलन
एंड एल्कानो। फर्डिनेंड मैगेलन जो था वो पुर्तगाली था। उसने पहली बार पैसिफिक ओशन को फर्स्ट यूरोपियन था जिसने पैसिफिक ओशन को पार किया। उसने अपनी यात्रा पुर्तगाल से शुरू किया। 270 नाविक के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू किया स्पाइस द्वीप के लिए, स्पाइस आइलैंड के लिए, जो कि फिलीपींस है। उसने अपनी यात्रा शुरू की 270 व्यक्तियों के साथ और वो फिलीपींस पहुंचा। उस द्वीप का उसने पता लगाया, स्पाइस द्वीप का पता लगाया और वहीं पर एक युद्ध में उसको तीर लगी और वो रास्ते में ही मर गया। तो कहा जाता है मैगेलन जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था। तो उसने, जबकि मैगेलन जो था वो स्पाइस द्वीप पर पहुंचने के बाद से जहां से यात्रा शुरू किया था वो लोग 270 लोग थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां लगभग 18 लोग ही बचे हुए थे। रास्ते में ही मैगेलन की मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में मैगेलन, फैक्ट बात है कि मैगेलन एक जगह लिखता है, मैगेलन हैड वंस रिटन द चर्च सेज, चर्च कहता है द अर्थ इज फ्लैट। अर्थ क्या है? फ्लैट है। पहले यही विचार था लोगों का कि पृथ्वी फ्लैट है। बट आई नो, उसने कहा कि मैं जानता हूं दैट इट इज राउंड, पृथ्वी राउंड है, गोला है। फॉर आई हैव सीन, उसने कहा कि मैंने देखा है, आई हैव सीन द शेडो ऑन द मून, और मून के ऊपर मैंने शेडो देखा है, परछाई को देखा है। एंड आई हैव मोर फैक्ट इन ए शेडो देन इन द चर्च, मुझे मून के ऊपर जो छाया दिखाई दिया, जो शेडो दिखाई दिया, मुझको उस शेडो पे विश्वास है, न कि चर्च के बातों पर विश्वास है। तो इस बात से हमें यह जानकारी मिली कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी जो है वह फ्लैट नहीं है। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है 23 डिग्री अक्षांश पे, 23 हाफ लेटीट्यूड्स पे यह झुका हुआ है। पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुक करके रोटेट करती है। अब हम ये जान लें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। तो पृथ्वी आज से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई। पृथ्वी का एरिया कितना है? पृथ्वी का एरिया 51 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 31 करोड़ वर्ग किलोमीटर के ऊपर पानी है, जल है, समुद्र है, नदी है। सिर्फ 15 करोड़ ही लैंड है। जब आप ये ग्लोब को देखेंगे तो या तो पानी आपको दिखाई देगा या तो स्थल दिखाई देगा। तो पानी तो हम लोग अंदाजा कर लिए, इस बात का पता लगा लिए कि यहाँ पर 31 करोड़ वर्ग किलोमीटर के ऊपर जल है और 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो स्थान है, भूभाग है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 71% वाटर और 29% लैंड है।
पृथ्वी का डायमीटर जो है वह 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी ग्लोब को सबसे पहले मार्टिन बेहम ने बनाया। अब आइए हम स्टडी करते हैं। पृथ्वी के दो गति है। पृथ्वी के दो गति है। एक गति को हम रोटेशन बोलते हैं और दूसरी गति को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन हम बोलते हैं पृथ्वी अपने धुरी पर, अपने एक्सिस के ऊपर जब घूमती है, जैसे रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर क्या है? रोटेशन, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऐसा घूम रहा हूँ, इसको रोटेशन बोलेंगे। लेकिन जब हम किसी बड़े स्थान को हम जब चक्कर लगाते हैं, उसे हम रोटेशन, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं इस संबंध में। पृथ्वी की दो गति हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन, पृथ्वी अपने धुरी पे जब ये घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, पृथ्वी, मैं पश्चिम हूँ, ये पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है। इसमें जब ये पृथ्वी घूमती है तो उस समय अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या उसको हम आउटवर्ड फोर्स कहते हैं, इस फोर्स के चलते पृथ्वी का जो बीच का भाग है वह उभरा हुआ दिखाई देता है। ये बीच का पोर्शन जो उभरा है वह ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस या आउटवर्ड फोर्सेस के चलते ऐसा होता है। पृथ्वी जब अपने धुरी पर एक्सिस के ऊपर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब घूमती है, उसका परिणाम हमें दिन और रात के रूप में मिलता है। क्योंकि जब अभी हम खड़े हैं भारत में, तो अभी भारत में दिन है। आप यहाँ भारत को देख सकते हैं, भारत में दिन है। ठीक इसके पीछे आप देखेंगे तो अमेरिका है। अमेरिका में अभी रात है और पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक रोटेशन को पूरा करती है। तो रोटेशन के चलते दिन और रात होते हैं। यह है आपका रोटेशन। दूसरा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के लिए हम ये चित्र बनाए हैं। आप देखेंगे रोटेशन जो है आपका सन है। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल में, इन सोलर सिस्टम में आपके 8 ग्रह हैं। आपका सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये चित्र जो बना हुआ है, ऐसा अंतरिक्ष में कहीं भी ऐसा कोई पथ नहीं है। ये काल्पनिक है। लेटिट्यूड्स, ये लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे इसका। आप जब देख रहे हैं तो यहां आप देखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर अपने ऑर्बिट के ऊपर, ये जो लाइन है आपका रेड कलर में दिखा रहे हैं,
ये उसका ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब है कि वह पथ जिस पर पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है, और इस चक्कर को लगाने में यानी कि पृथ्वी अगर ये अर्थ है यहां से चलती है और चलते चलते रिवॉल्यूशन परिक्रमा करते हुए रिवॉल्यूशन करते हुए यहां पहुंचती है, तो इस पूरे दूरी को तय करने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं, जिसको हम एक वर्ष भी कहते हैं। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अब हम पृथ्वी की दो गति को पढ़ लिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। अब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के संबंध में पढ़ेंगे। ये लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखा जो है, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक है, लेकिन इस ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी का सूक्ष्म स्टडी कर सकते हैं, डीपली स्टडी कर सकते हैं। ये काल्पनिक है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मानव ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बना करके इसको हमको पृथ्वी को, ग्लोब को समझने में आसानी कर दी है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोथ लाइन्स आर इमेजिनरी। दोनों लाइन क्या है? इमेजिनरी है। आप जब इस ग्लोब को देख रहे हैं तो ग्लोब के बीचों बीच क्या है? ग्लोब के बीचों बीच, अब ग्लोब के बीचों बीच क्या देख रहे हैं? ग्लोब के बीचों बीच आपका ये सपोज कीजिए कि पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है, एक लाइन है, जिस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ। लैटिट्यूड्स जो है, ये लैटिट्यूड्स रेखा के संबंध में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है, जिस रेखा को हम इक्वेटर या विषुवत रेखीय रेखा कहते हैं। इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। इक्वेटर जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। एक जो होता है वो नॉर्थ पोल, दूसरा जो है साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसमें हम थोड़ा स्टडी करेंगे, क्योंकि दूसरे वीडियो में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का डीपली और उसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम ऊपर से ही स्टडी करेंगे। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, और ऊपर के भाग पृथ्वी के ये 2 भागों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इस लाइन के ऊपर 90 लाइन ऐसा करके अक्षांश रेखाएं 90 है, यानी ऊपर 90 और इसके ठीक दक्षिण भी 90। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो 0 है, यहां से ऊपर 90 और यहां से नीचे 90 रेखाएं खींची गई हैं। यहां पर पॉइंट है और यहां पर पॉइंट है।
यानी ऊपर 90 और नीचे 90 रेखाएं पृथ्वी के ऊपर खींची गई हैं। ये खींची गई है, काल्पनिक है, ग्लोब के ऊपर खींची गई है। यह हमको जानकारी के लिए, किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं आपको लॉन्गिट्यूड्स, लेटिट्यूड्स लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ, ये पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है। इस रेखा को हम लॉन्गिट्यूड्स यानी लॉन्ग बराबर ऊपर से नीचे के तरफ खींचा गया। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक ये जो रेखा है, ये रेखा जो है पृथ्वी को ईस्ट पोर्शन और वेस्ट पोर्शन, हमने लेटिट्यूड्स में देखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ये पृथ्वी को बांटता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और लॉन्गिट्यूड्स जो है वह पूर्वी और पश्चिमी में बांटता है। और ये लेटिट्यूड्स में 180 और ये 180, 180 इसके खींचे गए हैं। ऐसा करके इधर 180 रेखाएं, ठीक पश्चिम में 180 यानी 360 लॉन्गिट्यूड से। और आप लेटिट्यूड्स में पढ़े हैं कि ऊपर 90 और नीचे 90, तो ये इक्वेटर से, विषुवत रेखा से इस रेखा 111 किलोमीटर है। और लॉन्गिट्यूड्स में जो आपका ये जो बीच का लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? उसमें तो हमने देखा कि हमने इक्वेटर दिया, नाम दिया, विषुवत रेखा नाम दिया। इस रेखा का नाम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन के नाम से इसको हम जानते हैं। और यहां से पूरब यानी कि जो ये लॉन्गिट्यूड्स है, इसके पूरब जो है 180 लाइन और 180 यानी 360। अब ये लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियन जो लाइन है, इस लाइन से इस लाइन के बीच की दूरी 111.32 और कहीं कहीं 111.33 भी दिया है। यहां पर हम ये जान ले कि हम इसी पर कॉन्स्टेंट करेंगे 111.32। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इक्वेटर नॉर्थ और साउथ, ये ईस्ट टू वेस्ट बांटती है। लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये दोनों रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी स्थान के लोकेशन को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं। भारत कितने लेटिट्यूड्स और कितने लॉन्गिट्यूड्स पर है, अगर हमको भारत की जानकारी करनी है, या किसी भी देश का, किसी भी समुद्र का, किसी भी आपका ओशन का जब हम स्टडी करते हैं, तो उसमें लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके माध्यम से ही हम उसको हम लोकेट करते हैं। हमने पढ़ा व्हाट इज ग्लोब, पृथ्वी की दो गति, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन हमने देखा, लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स देखा। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट एंड ओशन। पूरे विश्व में कितने महादेश हैं? तो आपका महादेश जो है 7 है। और इसको हम देखेंगे सबसे बड़ा महादेश, इसके बाद से कौन है, इसके बाद से कौन है। तो सबसे बड़ा
जो महादेश है वो एशिया है। आप देखेंगे आपका ये जो कलर है, यहाँ से जापान होते हुए रशिया होते हुए यहाँ पर ये एशिया है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा जो है अफ्रीका है। आप ये अफ्रीका को देख रहे हैं, ये जो रेखा खींची गई है यही विषुवत रेखा है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो अफ्रीका है पहला, एशिया सबसे बड़ा महादेश एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका एशिया, क्रेडिल ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है, और क्रेडल ऑफ ह्यूमन, सबसे पहले मानव की उत्पत्ति आपका अफ्रीका को माना जाता है। एशिया सभ्यताओं का पालना के रूप में जाना जाता है, और मानव का पालना अफ्रीका जाना जाता है। आपका तीसरा है अमेरिका। अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी सीमा जो है समुद्र को नहीं छूती है, यानी अमेरिका ऐसा महादेश है जहां सभी देश की सीमाएं जो है, आप कनाडा देखेंगे तो ऊपर आप देख ही रहे हैं समुद्र से, अमेरिका को देखेंगे तो दोनों साइड से अटलांटिक और पैसिफिक समुद्र से जुड़ा हुआ है। आप अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर कोई पूछता है कि कितने महादेश हैं, तो हम 7 तो बोलते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया के भी नाम से जानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया आप जो देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये बहुत बड़ा है, तो बड़े के चलते ये ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया चला गया, जबकि उसमें और 3 हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑफिशियली जो है ओशिनिया के नाम से ही हम जानते हैं, और बोर्ड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया दिया भी गया है। तो यह बात क्लियर हो जाता है कि पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। अब आइए हम लोग स्टडी करते हैं ओशन को। ओशन कितने हैं? तो ओशन आपके ऑफिशियली 4 हैं, लेकिन हम उसको 5 भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, आइए इसको स्टडी करते हैं। आप ये नॉर्थ अमेरिका के आप इस साइड देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशन है, इसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। और अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के इस साइड और यूरोप, अफ्रीका के इस साइड, उत्तर से पूरे दक्षिण तक आपका जो ये चीज दिखाई दे रहा है, ये अटलांटिक ओशन है। तीसरा है आपका, थर्ड जो है आपका इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के इधर, अफ्रीका के इधर और इंडिया के दक्षिण, यानी एशिया महादेश के नीचे, इसको हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। और ऊपर जो है ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं। अब ये 5वां कौन है? तो साउदर्न ओशन के नाम से जाना जाता है। जबकि आप यूपीएससी में परीक्षाओं में आपको अगर प्रश्न दिया हो तो कितने हैं, तो आप 4 ही दीजिए।
लिखिए आप कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन है। लेकिन साउदर्न ओशन है कहाँ? अंटार्कटिका। तो पैसिफिक ओशन के नीचे, अटलांटिक ओशन के नीचे और इंडियन ओशन के नीचे, ये तीनों के नीचे के भाग को हम साउदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महादेश आपका महासागर ओशन आपका पैसिफिक है। आप देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ इसका पूरा एरिया खुला हुआ है और अटलांटिक का भी खुला हुआ है। लेकिन इंडियन ओशन जो है उत्तर की तरफ नहीं है, क्योंकि उत्तर की तरफ महादेश है। अगेन हमने इस वीडियो में ग्लोब के संबंध में जानकारी की और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये नॉलेजफुल वीडियो है तो आप इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।